वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस ऑनलाइन लेक्चर का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को हम ई-कैट के बारे में जो कि यूईटी का टेस्ट है उसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करें। तो आज के इस लेक्चर का जो हमारा उन्वान है वो है ई-कैट टू द पॉइंट। ई-कैट को हमने देखना है टू द पॉइंट कि ई-कैट में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे, हम देखने जा रहे हैं इस साल जो ई-कैट का टेस्ट पैटर्न है और जो मेरिट फ़ॉर्मूलाज़ होंगे, वो क्या होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ई-कैट नॉर्मली टेस्ट पैटर्न होता क्या है। जो ई-कैट का टेस्ट है, आप लोगों ने याद रखना है इसमें टोटल जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं वो 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। अब उस 100 एमसीक्यूज़ की जो अ, डिवीज़न है वो किस तरह से की होती है, 10 एमसीक्यूज़ आप लोगों को इंग्लिश में से आने होते हैं, 30 एमसीक्यूज़ मैथमेटिक्स में से। अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप लोगों ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है, तो मैथमेटिक्स की जगह आप लोगों के बायो के 30 एमसीक्यूज़ होंगे। इसी तरह फिज़िक्स में से भी 30 एमसीक्यूज़ पूछे जाएँगे और आपके पास फाइनल वन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। या तो वो केमिस्ट्री है या कंप्यूटर है या स्टैट्स का ऑप्शन है, तो उसमें से आपके पास 30 फिज़िक्स की जगह अगर स्टैट है तो 30 उसमें से आ जाएँगे। तो ये 30 एमसीक्यूज़ आपके पास उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में से होंगे। देन है हमारे पास जो टोटल मार्क्स बनते हैं इस टेस्ट के। हर एमसीक्यू के 4 नंबर होते हैं, तो 100 एमसीक्यूज़ के टोटल 400 नंबर होते हैं। अब जितने आपके मार्क्स गलत होंगे, तो एक गलत मार्क्स के ऊपर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो -1 होती है। इसको मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे ने टेस्ट में 100 के 100 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट किए और उस 100 में से उसके 60 एमसीक्यूज़ क्या थे, ठीक थे और 40 उसने गलत कर दिए। तो 60 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 660 इंटू 4 240 मार्क्स। अब उसके 40 गलत हैं तो 40 इंटू -1 -40 उसके 240 में से माइनस कर दें, तो 200 मार्क्स जो आपका क्या होगा, सिक्योर होगा। इस साल के टेस्ट के बारे में इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस साल के टेस्ट की है वो ये है कि इस साल आप लोगों ने याद रखना है, जो आप लोगों का टेस्ट होना है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। वो पेपर वर्क बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, मतलब पेपर पे आप लोगों ने लिखना नहीं है, बल्कि आप लोगों के ऑनलाइन आपके सेंटर्स बनेंगे। उन सेंटर्स पे आप कंप्यूटर पे आपको लॉगिन मिलेगा। वो लॉगिन करने के बाद आप पेपर को फौरन ही उसी कंप्यूटर पे सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर आपका रिजल्ट शो हो जाएगा और पेपर के वेरी नेक्स्ट डे आप लोगों का मेरिट्स आप लोगों के सामने होंगे और आप लोगों के जो एडमिशन का प्रोसीजर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। इस साल जो मेरिट कैलकुलेशन में चेंजिंग्स की गई हैं यूईटी की तरफ से, वो चेंजिंग्स ये की गई हैं कि आप लोगों के जो एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स होंगे उसका 45% काउंट किया जाएगा, 30% ईकैट और आपके मैट्रिक के भी 25% मार्क्स काउंट किए जाएँगे। ये है एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। अब बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर जो रिपीटर्स हैं उनका क्या होगा? या जिनकी एफएससी पहले मुकम्मल हो चुकी है तो उनके लिए भी सेम यही क्राइटेरिया होगा। आपके पार्ट 2 के मार्क्स मेरिट कैलकुलेशन में काउंट नहीं किए जाएँगे। क्वेश्चन इज़ दैट ये चेंज किया गया है तो क्यों किया गया? इसकी बेसिक रीज़न ये है कि यूईटी का जो न्यू सेशन होता है हर साल बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और सेमेस्टर ब्रेक के दौरान भी टीचर्स को पढ़ाना पड़ जाता है। तो यूईटी बहुत अरसे से इस चीज़ पर सोच रही थी कि हम इस पैटर्न को कहीं चेंज करें ताकि ऑन टाइम सेशन शुरू हो सके और वो सेमेस्टर ब्रेक में बाकी टीचर्स को जो सेमेस्टर की छुट्टियाँ मिलती हैं वो उनको भी सेमेस्टर ब्रेक मिल जाए और वो एक ओल्ड सेशन के साथ हम इस सेशन को भी लेके चले। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो 30% आप कह रहे हैं ई-कैट, तो क्या ई-कैट के पेपर में भी पार्ट 2 इंक्लूड होगा या सिर्फ पार्ट 1 में से ही पेपर होगा? तो आप लोगों ने याद रखना है, ई-कैट में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक्स के सवालात होंगे, लेकिन जब मेरिट हमने कैलकुलेट करना है, जो हमारा पहले होता था एफएससी पार्ट 1 और 2 के टोटल मार्क्स की बेस पे हम काउंट करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ 45% मार्क्स आप लोगों के इंटरमीडिएट पार्ट 1 के काउंट होंगे। अगर तो आप डीएई के स्टूडेंट्स हैं, तो डीएई में 70% आप लोगों के डीएई का पार्ट 1 मतलब पहले साल और दूसरे साल, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के काउंट होंगे, पार्ट 3 के मार्क्स आपके काउंट नहीं होने और 30% आप लोगों का ई-कैट काउंट होगा। क्वेश्चन ये है कि मेरिट को हमने कैलकुलेट कैसे करना है? तो आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए पे आपने सबसे पहले आपने 45 को मल्टीप्लाई कर देना है, एफएससी या आईसीएस पार्ट 1 के मार्क्स से और उसको डिवाइड कर देना है आपने पार्ट 1 के ही टोटल मार्क्स से। आपके 1% ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू निकालनी है एंट्री टेस्ट में। आपके एंट्री टेस्ट में जो मार्क्स होंगे
उसको 400 पे डिवाइड करें और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 30 के साथ, तो आपको एक बी की वैल्यू मिल जाएगी। सी की वैल्यू के लिए आप 25 को अपने मैट्रिक के मार्क्स के साथ, ऑब्टेन मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क्स जो आपके मैट्रिक में थे डिवाइड करें तो सी की वैल्यू आएगी। टोटल एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो आपका टोटल एग्रीगेट आपके सामने होगा। यूआईटी के कैंपसेस के बारे में देखते हैं। यूआईटी के टोटल जो इस टाइम कैंपस हैं वो टोटल 5 कैंपस हैं जो वर्क कर रहे हैं। एक मेन कैंपस, दूसरा रिसेंटली यूआईटी न्यू कैंपस का नाम दिया गया है कालाशाह काकू कैंपस को, जिसको पहले सिटी कैंपस भी कहा जाता था, रचना कैंपस, फैसलाबाद कैंपस एंड नारोवाल कैंपस। ये टोटल 5 कैंपसेस हैं यूआईटी के। अब इन कैंपसेस में जो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेन कैंपस को देखते हैं। मेन कैंपस के अंदर आपको बीएससी बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी बीएससी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, environmental engineering, industrial and manufacturing engineering, mechanical engineering, mechatronics and control engineering, mining engineering, metallurgical and material engineering, petroleum and gas engineering, product and industrial design (PID), polymer engineering, transportation engineering, chemical engineering। ये वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं जो मेन कैंपस के ऊपर आपको क्या किए जा रहे हैं, ऑफर किए जा रहे हैं। अगर बात करें हम यूआईटी न्यू कैंपस कालाशाह काकू कैंपस की, तो इसको हम सेकंड नंबर पे रखते हैं यूआईटी के कैंपस के हवाले से। नो डाउट ये कैंपस एक बहुत अच्छा काम कर रहा है क्वालिटी के हवाले से, टीचिंग के हवाले से। पर्सनली मैं इन टीचर्स को जानता हूँ, हद से ज़्यादा सपोर्टिव टीचर्स हैं इस कैंपस के। इस कैंपस में जो प्रोग्राम्स आपको इंजीनियरिंग के ऑफर किए जा रहे हैं उसमें बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफर की जा रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफर की जा रही है। एफएसडी कैंपस की बात करें तो एफएसडी कैंपस में इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम ये ऑफर किया जा रहा है आप लोगों को। एक यूनिक है, सिर्फ एफएसडी भी ही ये करवाई जा रही है। मैकेनिकल एंड मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करवाई जा रही है, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग करवाई जा रही है, मटेरियल इंजीनियरिंग, बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज का जो डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ये इसमें दो हैं, टेक्सटाइल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है ये दो यूनिक हैं जो बाकी कोई भी कैंपस नहीं करवा रहा। अगर हम बात करें यूआईटी रचना कैंपस की, तो रचना कैंपस आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवा रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस करवा रहा है। अगर हम यूआईटी के नारोवाल कैंपस की, जो कि अभी बिल्ड अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्ड हो रहा है, इस पे काफी हद तक काम हो रहा है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड मेन कैंपस के अलावा सिविल इंजीनियरिंग यूआईटी नारोवाल कैंपस में भी ऑफर की जा रही है। ईकेट एनालिसिस, जो आज के लेक्चर का बुनियादी मकसद था, हमने ईकेट एनालिसिस को आप लोगों से डिस्कस करना था। सबसे पहले तो इस लेक्चर का थीम समझ लेते हैं कि इसका थीम क्या है। हमने समझना है ईकेट एरा। ईकेट को हम किन किन अदवार में तकसीम करते हैं, उनमें किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते रहे हैं या किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा रहे थे, हमने ये डिस्कस करना है। देन मेन क्वेश्चन है, हमने एंट्री टेस्ट या ईकेट उसकी प्रेपरेशन करनी है, हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। और फाइनल हम देखेंगे कि ईकेट एमसीक्यू चार्ट, ईकेट एमसीक्यू चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर दूं। हमने 2005 से लेके 2019 तक के तमाम पेपर्स को इकट्ठा किया है और उसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स को एक्सपेक्ट किया है कि किस टॉपिक में से ऑन एवरेज कितने एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये एक हतमी रूल नहीं है, लेकिन हमने उन पेपर्स को इकट्ठा करने के बाद डीपली एनालाइज किया है। एनालिसिस बेस्ड में हमने एक चार्ट बनाया है। यूजुअली यूईटी में ये फाइनल नहीं होता कि किस टॉपिक में से कितने एमसीक्यूज आने, लेकिन ये हमारी एक अपनी एफर्ट है। उस एफर्ट की बेस पर हमने ईकेट को एनालाइज करके ईकेट का एक एमसीक्यू चार्ट डेवलप किया है। होपफुली ये चार्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ये आप लोगों को हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज से, टीच पाकिस्तान के पेज से या हमारी एम्बिशियस की वेबसाइट से भी आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूईटी के जो ईकेट के एराज हैं वो 3 मेजर एराज हैं जिनमें हम यूईटी को डिवाइड करते हैं। जो पहला एरा है वो है 2005 से लेके 2010 तक। अच्छा, इसमें जो एमसीक्यूज होते थे मोस्टली बुक लाइन्स थे और आपके बेसिक कंसेप्ट होते थे। फॉर एग्जांपल एक फिजिक्स का एमसीक्यू मैं आपके सामने बोल देता हूँ, मेगावाट डे इज द यूनिट ऑफ, इस तरह के एमसीक्यू। तो मतलब मेगावाट पावर है, डे टाइम, पावर इनटू टाइम, हमें पता चल गया जी एनर्जी के यूनिट की बात हो रही है।
इस तरह के बेसिक लेवल के कंसेप्ट के एमसीक्यूज यहाँ पे पूछे जाते थे। सेकंड, 2011 से लेके 2016 तक का एरा आता है। इसमें जो एमसीक्यूज थे, क्योंकि 11 का पेपर लीक हो गया था और वो पेपर रिकंडक्ट करवाया गया था, तो इसमें एमसीक्यूज को उन्होंने ट्रिकी और टफ करना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौर की सबसे अहम बात थी इसमें रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड रेपिटेशन ऑफ कंसेप्ट काफी हद तक हमें देखने को मिला था। जो तीसरा दौर है वो 2017 से 19 और इसको हम मॉडर्न दौर को भी मैं इसी के अंदर इंक्लूड करता हूँ। इसमें जो एमसीक्यूज थे वो मोर कंसेप्चुअल एंड ट्रिकी थे और इसमें जो रेपिटेशन वाला फैक्टर था वो बहुत डिक्रीज कर दिया यूनिटी ने। चूंकि इसमें डीएई लेवल के ओ लेवल्स में से कुछ एमसीक्यूज उठाए गए और एक ट्रिकी किस्म के एमसीक्यूज जिसको हम बोलते हैं हाईली कंसेप्चुअल एमसीक्यूज थे, वो डिजाइन किया गया। लेकिन एमसीक्यूज इजी थे, लेकिन उनको करने के लिए हमें किसी ना किसी ट्रिक की ज़रूरत होती थी। जैसे हमें पता चला कि हमने ईकेट को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स को सॉल्व करनी है और अब का जो मॉडर्न एरा है वो कंप्यूटर बेस्ड जिस पे यूटी वर्क कर रही है और इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चों को घर पे हो सकता है ये टेस्ट देना पड़े। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस दौर के बारे में? जो बच्चों का ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। अ, ये सिर्फ मेरी ज़ाती राय है, लाज़मी नहीं है कि ऐसा हो। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये होगा, इस कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स में आपको रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड कंसेप्ट बहुत मिलेगा। अब रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि वही एमसीक्यू बार-बार आ गया। फॉर एग्जांपल यूटी में एक एमसीक्यू आता था, अगर हम एक बॉल को हाथ से नीचे की तरफ फेंक दें, तो आपके हाथ से निकलते ही उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपल सा कांसेप्ट है, वो इक्वल होगा 9.8 ms माइनस 2। अब ये वाला क्वेश्चन बार-बार स्टेटमेंट रिपीट होती रही है। दूसरी चीज़ होती है रेपिटेशन ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट रिपीट होना क्या चीज़ होती है? यूटी में ही क्वेश्चन आता रहा है, आपके पास वो तमाम मटेरियल्स जिनका कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, उनका टेम्परेचर के साथ उनकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले होते थे, उनका जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते थे तो उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती थी और नेगेटिव वालों की डिक्रीज़ करती थी। तो ये कांसेप्ट है। पूछा क्या जाता था, आपके पास एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिसका नेगेटिव है उसको ओवन में रख दिया तो क्या होगा? उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो क्या होगा? सेम पॉजिटिव के लिए पूछ लिया जाता था, उसको आप ओवन या रेफ्रिजरेटर में रखें। तो कांसेप्ट सेम था, लेकिन उस उसमें रेपिटिशन क्या हो रहा था? कंसेप्ट्स का हम करते जा रहे हैं। तो सेम कंसेप्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। सेम एमसीक्यू पूछा जाता था जी, हमें पता है कि जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम में। तो पूछा जाता था स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज़, या एक दफ़ा एमसीक्यू ये पूछा गया कि खलाबाज़ खला में खड़ा हुआ है, उसे करीबी सियारे पर धमाके का पता चलता, तो उसने उसे कैसे पता चला? उसने सुना होगा, देखा होगा या दोनों काम किए होंगे। डेफिनिटली खला में साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, तो उसने देखा होगा। इस तरह के एमसीक्यूज़ हैं जिसको हम बोलते हैं रेपिटिशन ऑफ कांसेप्ट हो सकती है, ठीक है? जो मेरी इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों ने ये है कि आपने पास्ट पेपर्स 2005 से लेके 2019 तक हमारे फेसबुक पेज पे तमाम पेपर्स विद सॉल्यूशन मौजूद हैं। आप लोग इसको देखो, टीच पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल होंगे, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। अब उनको मैक्सिमम प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो। अब बच्चा जब इन पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहा होता है तो सबसे बड़ी गलती क्या करता है? बच्चा समझता है स्टेटमेंट नहीं रिपीट होना है। आपने उन एमसीक्यूज़ की साइकी को देखना है कि कौन-सी कांसेप्ट को वो फॉलो कर रहे हैं। उस साइकी को देखते हुए आपने ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है हर एमसीक्यू में। जब आप उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स फाइंड करना शुरू, आप आ गई जब एमसीक्यूज़ की, समझ लें आप लोगों के लिए ईकेट में 300 स्कोर करना कोई भी बड़ी बात नहीं। अब बारी-बारी तमाम सब्जेक्ट्स को देखते हैं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में टोटल 30 एमसीक्यूज़ होते हैं और इस पोर्शन को फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, ये 2 पोर्शन्स होते हैं जिनको अमूमन हम कंसीडर करते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है। तो ये मुश्किल हम तसव्वुर कर रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते हुए इस पोर्शन में 25 प्लस पे जा सकते हैं। समटाइम्स हम 30 के 30 भी करेक्ट हम कर सकते हैं। तो पहली चीज़, आपने सबसे ज़्यादा मरूज़ी क्वेश्चंस को जितने आप कोशिश कर सकते हो, आप एफएससी के पास पेपर, ईकेट के पास पेपर्स, आपको जहाँ से भी एमसीक्यूज़ मिलते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है और जितनी जल्दी पॉसिबल है, आपने कैलकुलेशंस को, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। शॉर्टकट ट्रिक सीखनी है, बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ आपको आने चाहिए और बेसिक कांसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होने चाहिए कि मैं शॉर्टकट कैसे किसी भी क्वेश्चन को तेज़ी से सॉल्व कर सकता हूँ। फर्दर आप लोग हमारे ईकेट पास्ट पेपर्स चैप्टर वाइज़ जो मौजूद हैं, या हमारी काउंसलिंग टीम से भी इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। मूव करते हैं मैथमेटिक्स के चार्ट की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है मैथमेटिक्स का जो हमारा ईकेट का एनालिसिस चार्ट है कि किस चैप्टर में से मैक्सिमम एंड मिनिमम कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने पहला लिखा हुआ है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा,
कंफर्म होता है इसमें से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5, और मेजर 5 एमसीक्यूज़ का मतलब 20 नंबर का, और 2 का मतलब आप ये समझ लें कि 8 नंबर का, मतलब 10 से 20 नंबर का पेपर जो है, वो सिर्फ़ मैट्रिसेस वाले टॉपिक में से होता है। इसके सैंपल पेपर्स आप लोगों को हम पेज पर प्रोवाइड कर देंगे। लावाज़ी आप लोग जो जो भी ये ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, उन बच्चों को ये बाकायदा तौर पे व्हाट्सएप भी कर दिए जाएँगे, और हमारे फेसबुक पेज से भी आपको मिल जाएँगे। ये मैट्रिसेस में से ये होता है। देन क्वाड्रेटिक फंक्शंस में से 2 से 4 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। सीक्वेंस वाला इंपॉर्टेंट है, 1 से 3 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इसमें से 2 से 4 एमसीक्यूज़ होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रीज़, जिसमें से हमारे पास जो फंडामेंटल कांसेप्ट्स होते हैं, वो उसमें एंगल्स हैं, इनवर्स, इससे रिलेटेड टोटल 6 एमसीक्यूज़ मैक्सिमम, और इन तमाम चैप्टर में से ऑलमोस्ट 1 एमसीक्यू हर चैप्टर में से पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मैट्रिसेस के बाद में सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि आपने इसके ऊपर वर्क करना है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट दोनों में से 8 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। यूजुअली डिफरेंशिएशन वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें से 5 से 6 एमसीक्यूज़ और 3 के करीब एमसीक्यूज़ इंटीग्रेशन में से पूछे जाते हैं। बाइनोमियल वाले चैप्टर में से 1 से 2 एमसीक्यूज़ होते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ, तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में से 1 एमसीक्यू होता है। कॉनिक सेक्शंस सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से मैक्सिमम 3, मिनिमम 1 एमसीक्यूज़। वेक्टर इंपॉर्टेंट है, 1 से 3 एमसीक्यूज़। सेट्स में से डिफाइंड एमसीक्यूज़ होते हैं जो आपसे पूछे जाने हैं, वो बुक की डेफिनिशन हो सकती है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं, वो 2 एमसीक्यूज़ होते हैं। फंक्शंस एंड लिमिट में से यहाँ से 2 से 4 एमसीक्यूज़ की हमें पहले ही पता होता है कि किस टाइप का एमसीक्यू आने लगा है। लॉगरिथम की बात करें, तो लॉगरिथम से हर साल 2 एमसीक्यूज़ कंफर्म होते हैं, और जो मिसलेनियस टॉपिक्स आपके पास बाकी रह जाते हैं, उनमें से 3 से 5 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं, वो 30 एमसीक्यूज़ होते हैं। नॉर्मली केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, वो बहुत आसान होता है। यहाँ से जो एमसीक्यूज़ आने हैं, वो आपको बुक लाइन होनी है, पास्ट पेपर्स में से आने हैं। एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ आप लोगों ने तैयार करने हैं, साथ में बोर्ड पास्ट पेपर्स को भी आपने हल करनी है। ये पोर्शन को हल करने की सिर्फ़ एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आपने बुक को रीड करना है। मैक्सिमम हद तक बुक के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे आप लोगों के लिए, उतनी ज़्यादा ये आसानी हो जाए। अ, बुक में आपने टेबल्स को देखना है, ग्राफ्स को देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 में जो ग्राफ्स आपको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड दिए गए होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड दिए गए होते हैं, वो ग्राफ्स आपने अच्छी तरह देखने हैं, और बेसिक कांसेप्ट। और मुश्किल सवाल जिसको मैं बोलता हूँ खलाई एमसीक्यूज़, वो हरगिज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम केमिस्ट्री के चार्ट की तरफ आएँ, तो आपके सामने ये चार्ट ओपन हो रहा है। बेसिक कांसेप्ट्स जो मैं कहता हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं या बुक लाइन्स हैं, यहाँ से मैक्सिमम 2 एमसीक्यूज़ होते हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स कहते हैं, बुक लाइन आनी होती है और एक है, और नॉर्मली एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ होता हो सकता है। गैसेस में से 1 से 2 एमसीक्यूज़ होते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, टॉपिक है। यहाँ से मैक्सिमम 5, मिनिमम 3 एमसीक्यूज़। एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 एमसीक्यूज़ मैक्सिमम पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में 1 से 3। थर्मोकेमिस्ट्री में से 1 से 2। केमिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 4 एमसीक्यूज़ आने होते हैं। सॉल्यूशंस में से मैक्सिमम 2 एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 एमसीक्यूज़। रिएक्शन काइनेटिक्स में से 1 से 2 एमसीक्यूज़। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से 1 से 2 एमसीक्यूज़। जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक या 3 या 4 है, इनमें से 1 से 2 एमसीक्यूज़ हैं। हैलोजेन्स में से 1 एमसीक्यू। फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 एमसीक्यू। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 1 से 2 एमसीक्यूज़ होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स वाला जो आर्टिकल्स हैं, उसमें से 3 एमसीक्यूज़ होते हैं। मैक्रोमोलेक्यूल्स में से 2 से 3 एमसीक्यूज़, और फाइनल चैप्टर चैप्टर 16 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से 1 से 2 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। क्विकली मूव करते हैं हम फिजिक्स की तरफ। 30 एमसीक्यू तो इसमें से भी पूछे जाते हैं। इसके पैरेलल स्टैट होता है, तो फिजिक्स को हल करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने टेक्स्ट बुक में जितने भी फार्मूलाज़ हैं, पहली बात ये है कि आपकी फार्मूला शीट बनी हो, आपको वो फार्मूलाज़ ज़बानी याद होने चाहिए। फिर बेसिक कांसेप्ट्स आपने सीखने हैं, बुक रीडिंग की आदत बनानी है, बुक लाइन्स और टेबल्स को आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है। और हर चैप्टर के आखिर में जो समरी दी होती है, उनको सॉल्व करने हैं। ग्राफ्स बेसिकली आपको सॉल्व करने आने चाहिए। इसके अलावा मेरी लिखी बुक है फिजिक्स पोस्टमार्टम, आप उसको भी रीड कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएँगी। अ, बात करें फिजिक्स के टेबल की, तो मेजरमेंट्स वाले आर्टिकल में से नॉर्मली अनसर्टेनिटी से रिलेटेड एमसीक्यू आना होता है आपको, तो वो 1 एमसीक्यू होता है। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में से 2 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं। मोशन एंड फोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यहाँ से 3 से 5 एमसीक्यू। वर्क एंड एनर्जी अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम 3, मिनिमम 2। सर्कुलर मोशन में से 2 से 3 एमसीक्यूज़। फ्लूइड डायनामिक्स में से 1 एमसीक्यू, और नॉर्मली वो आपको
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में से पूछा जाता है और वो भी बुक की ही कोई ना कोई लाइन हो सकती है। ऑसिलेशंस में से 3 एमसीक्यूज मैक्सिमम, वेव्स वाले में से 2 एमसीक्यूज। सिंपली ये जो वेव्स वाले में से पूछे जाते हैं वो नॉर्मली आपके पास डॉप्लर्स इफेक्ट में से एमसीक्यूज होते हैं, या फिर वो एमसीक्यू स्ट्रेस स्ट्रिंग के जो डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं वहां से होते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स में से नॉर्मली कोई एमसीक्यू नहीं होता, लेकिन एक आधा एमसीक्यू आ सकता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से भी नॉर्मली कोई एमसीक्यू नहीं होता, लेकिन एक एमसीक्यू आ सकता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से सिंपली बुक लाइन, जब बुक का कोई कंसेप्ट होता है, जो बेसिक चीजें हैं, फॉर एग्जांपल वो फार्मूलास को आपने रीड आउट करना है, यहाँ से 1 से 2 एमसीक्यूज होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 एमसीक्यूज होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द ईकेट फिजिक्स, यहाँ से आपके पास 6 एमसीक्यूज मैक्सिमम, मिनिमम 2 हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से 2 से 3 एमसीक्यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से 1 से 2 एमसीक्यूज। अल्टरनेटिंग करंट्स चैप्टर 16 इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 एमसीक्यूज। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स नॉर्मली कोई एमसीक्यू नहीं होता, लेकिन समटाइम्स एक आधा एमसीक्यू आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में से सीधे सीधे आपको गेट्स में से सवाल आना होता है, 1 से 2 एमसीक्यूज होते हैं। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये नॉर्मली आपसे पूछा जाता है आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड 1 से 2 सवाल। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में से नॉर्मली कोई एमसीक्यू नहीं होता, लेकिन यहाँ से टेबल्स में से एक एमसीक्यू आ सकता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में से भी बुक लाइन होती है, या फिर आपके पास हाफ लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं, तो ये 1 से 3 एमसीक्यू यहाँ से पॉसिबल होती है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे आसान पोर्शन कंसीडर किया जाता है इंग्लिश को। इसमें से टोटल 10 एमसीक्यूज होते हैं, और 10 एमसीक्यूज में से आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है, और उस पैराग्राफ में से आपने क्या करने होते हैं, क्वेश्चंस फाइंड करना। उसमें विकिपीडिया से कोई पैराग्राफ लिया जाता है, इसमें मैक्सिमम यही है कि आप पैराग्राफ्स को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और उनको क्विकली रिव्यू कैसे किया जाता है आप लोगों ने ये सीखना है। अब पैराग्राफ के सवाल का जवाब हमने फाइंड करना है, तो क्वेश्चन ये है कि हम उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के सवाल का जवाब फाइंड करने के लिए आप लोगों ने स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि आपने पैराग्राफ रीड नहीं करना, क्वेश्चन देखें, उस क्वेश्चन का आंसर को आप पैराग्राफ में से ढूंढेंगे, तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो स्कैनिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व इंग्लिश पोर्शन। तो ये वो पोर्शन है जिसमें से आप 40 में से 40 नंबर ले सकते हैं, मतलब 10 into 40। सिर्फ 1 या 2 एमसीक्यूज ऐसा होता है जो ट्रिकी हो सकता है, बाकी नॉर्मली आसान होता है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल मुश्किल होंगे जिसमें आपसे सिनोनिम या एंटोनिम यूज हो सकता है, या उसकी एक्सप्लेनेशन आपने उस पैराग्राफ या उस लाइन के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना होता है कि उसका पैराग्राफ का मतलब क्या है, आपने उसका निचोड़ बताना होता है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी किसी ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता। इसमें आपने बुक में दिए गए प्रोग्राम्स को अच्छी तरह तैयार करना है। बुक में जितने भी सॉफ्टवेयर आपको बताए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल वो सी से रिलेटेड है, तो आपको वो सॉफ्टवेयर का यूज आना चाहिए। एमएस वर्ड है तो आपको एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल यूज आना चाहिए। अगर आपको उस चीज़ों का प्रैक्टिकल यूज आता है, तो ये जो पोर्शन है हल करना आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें होती हैं, इनसे रिलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इस तरह से जो बेसिक टर्म्स हैं कंप्यूटर की, वो आपको क्लियर आउट होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट दें, बुक लाइन्स दें, पास्ट पेपर्स में जो एमसीक्यूज आ चुकी हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि नॉर्मली ये बुक जो पेपर का हिस्सा होता है वो टेक्स्ट बुक लाइन्स पर ही मुश्तमिल होता है। बायो की बात करें तो बायो का पोर्शन भी मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें से बुक लाइन्स पूछी जाती हैं, और इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम होते हैं जब बुक के टेबल्स होते हैं। तो यही सब वैसे तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए है। बुक डायग्राम्स, टेबल्स और बुक लाइन्स पर आप लोगों का फोकस है। आप लोगों ने बोर्ड के पास पेपर्स बुक को रीड करना है, बोर्ड के पास पेपर्स और एमडी के पास पेपर्स को लाजमी तैयार करना है। क्वेश्चन ये, एंट्री टेस्ट की तैयारी की जाए तो कैसे की जाए? तो सबसे पहले ये समझना है कि एंट्री टेस्ट होता क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले तो प्लानिंग करनी है एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। अब हमें क्या सिखाया जाता है? हमें ये सिखाया जाता है जी एंट्री टेस्ट एक प्रेशर गेम है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और पता नहीं किस खलाई किस्म के एमसीक्यूज़ आने हैं। हमारे अगर अच्छे कंसेप्ट्स नहीं हैं तो हम एंट्री टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते। या एक हमारे माइंड को तो एक सुपर कंप्यूटर की तरफ काम करना चाहिए, फिर जाके हमारे लिए अ, आसानी होगी, क्योंकि हमने तो एफएससी की रट्टा लगा के क्रैमिंग करके की होती है। तो ये तो हमारे बस की बात नहीं है। फिर हमारे टीचर्स का ये अलमिया है कि वो हमें ये सारी चीज़ें हमें ये बताते हैं कि हम पहले दिन एंट्री टेस्ट की क्लास में जाते हैं, उन्होंने एक मुश्किल सा एमसीक्यूज बोर्ड में लिखना है अपनी फिलॉसफी झाड़ने के लिए, फिर किसी से वो सॉल्व नहीं होता, फिर वो कहेंगे जी ये तो इतना आसान एमसीक्यूज था। इससे बच्चे के ऊपर रौब कायम हो जाता है। तो अब बच्चों को जो रियलिटीज हैं वो बताएं। एंट्री टेस्ट इतना भी टफ नहीं है, सिर्फ एक चीज बच्चे की जरूरत होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर दें, उसको प्रैक्टिस करवा दें, उसको शॉर्टकट ट्रिक्स बता दें, सारी चीजें आसान हो जाती हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये मैं आप मुझसे सिग्नेचर भी करवाना चाहते हैं तो मैं आपको सिग्नेचर करके देने की थोड़ी टेस्ट टफ नहीं है। सिर्फ माइंड की गेम है, माइंड को फ्रेश रखना है।
अपना मैक्सिमम आप लोगों ने देना है, लेकिन ये टफ चीज़ नहीं है जिसको हम कहें ना कि ये प्रेशर गेम है, तो ये प्रेशर गेम नहीं, ये मेंटल गेम है। आप लोग खुद को जितना रिलैक्स रख के काम करेंगे, उतना आप लोगों के लिए आसान होगा। लेकिन अगर आप सुनी-सुनाई बातों पे जाएँगे, बहुत ज़्यादा टफ होता है। आप पेपर्स को रिव्यू नहीं करेंगे पास्ट पेपर्स को, तो आपको यही लगेगा टफ है। लेकिन जब आप पास्ट पेपर्स को ओपन करके देखेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना को टफ होता है। तो यहाँ पे टीचर्स का बेसिक रोल है। टीचर बच्चे को होप दे, कॉन्फिडेंस दे। तो जो हम इतने मुश्किल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करवा देते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने इंडियन ऑथर्स की बुक में से क्वेश्चन उठाए होते हैं और वो क्वेश्चन अपनी बुक्स उसकी पब्लिश की हुई हैं। उसमें से मुश्किल एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, जो बुक के स्कोप से भी बाहर है। बेसिक चीज़ है एंट्री टेस्ट में, चाहे वो एमडी कैट है, जेईई कैट है, ये दोनों बच्चों के लिए कि आप लोगों ने करना क्या है, आपने बुक से नाता जोड़ना है। अगर आपका बुक के साथ रिलेशन अच्छा है, आपको बुक के कांसेप्ट्स का पता है, बुक की लाइन्स आप लोगों ने रीड की हैं अच्छी तरह, तो यकीन करिए एंट्री टेस्ट आप लोगों के लिए मज़ाक से बढ़ के कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एक आप लोगों ने जाना है, अपना बेस्ट देना है, रिलैक्स होके दें, जितना कर सकते हैं, आप लोगों का एंट्री टेस्ट क्लियर हो जाएगा। एक बात जो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि एंट्री टेस्ट के मामले में आपने हकीम बनना है। एमसीक्यूज़ की नब्ज़ चेक करके आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या ट्रिक यूज़ होना है। और टीचर्स एक बेस्ट टीचर होता ही वही है, कि जो बच्चों को ये पढ़ाने की बजाय एंट्री टेस्ट में पढ़ाया नहीं जाता। एंट्री टेस्ट में तो ट्रिक्स बताई जाती हैं, इस ट्रिक को यूज़ करके ही एमसीक्यू सॉल्व होना है। एंट्री टेस्ट में तो सिर्फ एमसीक्यूज़ बताए जाते हैं, ये एमसीक्यूज़ हैं, डिस्कस करें। तो मैं इदारों को ये रिकमेंड करता हूँ हमेशा, अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं एंट्री टेस्ट में, मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ रिज़ल्ट चाहते हैं, तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई दोबारा से आप लोगों को लेक्चर स्टूडेंट्स को देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एमसीक्यूज़ दें, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाते जाएँ और हर एमसीक्यू से रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं वो बताते जाएँ। तो आपका बच्चा अगर अच्छे मार्क्स ना ले, आप खुद अच्छे मार्क्स ना लें, तो मुझे आके बता दें आप लोग। इस बेसिक तरीका ही यही है कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है। आप लोग कहीं अकेडमी नहीं जा सकते, चुप करके घर में पास्ट पेपर्स पकड़ें। आप बुक्स में जितने एमसीक्यूज़ खुद बनाना सीखें, ट्रिक्स निकालें। उन ट्रिक्स को रिमाइंड करें, माइंड में मेमोराइज़ कर लें, माइंड में बिठा लें। आप लोगों के लिए एंट्री टेस्ट की गेम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिर ये है कि जी मरूज़ी सवालात के दुरुस्त जवाब का कैसे पता चलेगा? अब नॉर्मली हमारा बच्चा जब भी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करता है, तो वो करता क्या है, वो उसमें से दुरुस्त ऑप्शन फाइंड आउट करता है। आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यू को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि आप लोगों को पता होता है कि जो गलत ऑप्शंस हैं वो कौन से हैं? मतलब गलत चीज़ को निकालना या जो चीज़ें ज़्यादा मिकदार में होती है उसको फाइंड करना ज़्यादा आसान होता है। उसको निकाल के बाहर करें, जो चीज़ प्योर होगी वो पीछे रह जाएगी। आप एलिमिनेट करना सीखें, जो ऑप्शंस गलत हैं उनको निकाल दें, पीछे दुरुस्त ऑप्शन रह जाएँगे। देन आपको तुक्का भी लगाना पड़े तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, वरना आप बेस्ट ऑप्शन की तरफ पहुँचेंगे। क्वेश्चन है एंट्री टेस्ट की तैयारी कहाँ से की जाए? व्हाट आई बिलीव, मेरा क्या यकीन है, मेरे ख्याल से एंट्री टेस्ट के लिए अलग तैयारी की ज़रूरत ही नहीं होती। ये तैयारी एफएससी के साथ होनी चाहिए और ये इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हो, कि वो आपको तैयार करें। लेकिन हमारे यहाँ माइंडसेट ये है कि हमने इसको बिज़नेस बना लिया एंट्री टेस्ट को। हमारे यहाँ अगर एक टीचर किसी अच्छे इदारे में पढ़ा रहा है और वो एंट्री टेस्ट की कोई बात एफएससी के लेक्चर में बता दे, तो प्रिंसिपल उससे पूछता है, उसके खिलाफ तो इंक्वायरीज़ लग जाती है। आपने एंट्री टेस्ट का बताया क्या है? एंट्री टेस्ट में हमारे पास बच्चा क्या लेने आएगा, जो अगर अभी अभी अगर आप करवा देंगे, तो ये एक बच्चे के साथ भी ज़्यादती है। बच्चे को एफएससी के साथ ये चीज़ें बताएँ कि एंट्री टेस्ट में ये चीज़ें हो सकती हैं। आप उनको उनका माइंड का जो लेवल है तभी ब्रॉड कर दें, उनको सोचना सिखाएँ। उनको तभी से ट्रिक्स बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपने 2-3 माह में भी तैयारी करनी है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा उस इदारे जो उन टीचर से तैयारी करें जहाँ पे आप 2 साल पढ़ चुके हैं। क्योंकि आपके माइंड की सिंक्रोनाइज़ेशन उनके साथ हो चुकी है। वो आपके माइंड को समझते हैं, आप उनके माइंड को समझते हैं। तो उनसे आप तैयारी करेंगे तो आप अपना बेटर रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं होती हम किसी ब्रांड के पीछे भागें, किसी बड़े इदारे के पीछे भागें। ज़रूरत सिर्फ़ इस चीज़ की है कि उन टीचर से पढ़ें, जिनको आपको वाक़ई ही लगता है कि ये इन्होंने हमें अच्छा काम करवाया। तो मेरी ये सजेशन होती है, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी ज़ाती राय है, आप लोग इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्या इदारा कामयाबी की ज़मानत है? किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इदारा, कोई स्पेसिफ़िक इदारा ही एंट्री टेस्ट में कामयाबी की ज़मानत हो सकता है। क्योंकि इदारे का जो बेसिक पर्पस है, वो है डायरेक्शन देना। कामयाबी का तयन आपने खुद करना है, आप लोगों ने वो खुद मेहनत करनी है, फिर ही कामयाब हो सकते हैं। मेरा ये बिलीव है कि कभी भी प्लेसेस मैटर नहीं किया करती, आप लोगों का एटीट्यूड मैटर करता है। आप किसी भी बुरे से बुरे इदारे में पढ़ लें, किसी बैकवर्ड इदारे में टाट पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के पढ़, आप ना बैठे एसी वाली क्लास में, आप ना बैठे जो 40-50 हज़ार फीस लेने वाली अकेडमीज़ में, आप 15,000, 12,000, 8,000 फीस लेने वाली अकेडमी में बैठ जाएँगे। अगर आपका एटीट्यूड पॉज़िटिव है तो आप लोग कर जाएँगे। लेकिन अगर आप लोगों का एटीट्यूड पॉज़िटिव है ही नहीं है, आप लोगों ने खामियाँ ही ढूँढनी है हर जगह, तो फिर आप जितने मर्ज़ी अच्छे इदारे में चले जाएँ, आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो इदारा का पर्पस डायरेक्शन देना होता है। इदारा आपको कभी कामयाब नहीं करवा सकता। आपने कामयाब खुद होना है, अपने एटीट्यूड की बेस पे, अपने बिलीव की बेस पे।
एक अच्छा इदारा होता क्या है? क्वेश्चन ये होता है कि हमने एंट्री टेस्ट के लिए अगर इदारा इंतखाब करना भी है तो हम कैसे करें? एक बेहतरीन इदारा वो है जो इंडिविजुअल फ़ोकस करता है। अब एंट्री टेस्ट की तैयारी के इदारे की जब भी हम बच्चा सेलेक्ट करते हैं ना, तो बच्चा जी भेड़ों के रेवड़ वाला हिसाब करना होता है। देखा-देखी हमने जाना है। हमने क्या करना है जी, फलाना बच्चा मेरा 200 उस इदारे में जा रहा है तो मैंने भी उसमें जाना है। अब होता क्या है, उन इदारों में सैचुरेशन इतनी होती है कि 100 से ज़्यादा बच्चों का सेक्शन एंट्री टेस्ट में बैठा हुआ है। जब 100 से ज़्यादा बच्चा एंट्री टेस्ट में बैठा हुआ है, तो टीचर किसको फ़ोकस करेगा, मुझे ये बता दें। इसमें इदारे का तो बेनिफिट ही है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो गैप आ गया, ये फ़िल नहीं हो सकता। जब ये गैप आएगा, तो उस क्लास में से एक बच्चा भी पास हो, तो ये बड़ी मैं कहूँगा कि बड़ी उस इदारे की कामयाबी होगी। गैप है, ये असल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की नाकामी की। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एंट्री टेस्ट में तो गैप होना ही नहीं चाहिए। आप ओपनली क्वेश्चंस करो, टीचर आपको डेली बेस पे असेस कर रहा हो, डेली बेस पे आपसे क्वेश्चनिंग हो रही हो, तो फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है, सब के बावजूद तैयारी कैसे की जाए जी, हम इदारे भी सिलेक्ट कर लिए, हमने सारी चीज़ें समझ ली, तो सबसे पहली चीज़ होती है आप अपने इस एंट्री टेस्ट के दिनों को रूटीन सेट करके सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। मेरी सजेशन होती है रोज़ाना 2 से 3 घंटे कम से कम बुक्स को पढ़ें, अपनी बुक्स के साथ गुज़ारें, कांसेप्ट्स को याद रखें। आप लेक्चर्स नहीं लेते, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप एमसीक्यूज़ लाज़मी सॉल्व करें। अब मुख्तलिफ इदारों के जो टेस्ट हो रहे होते हैं, वो आपको फेसबुक पेजेज़ पे मिलते हैं, आप इदारा जॉइन किया हुआ है, वहाँ पे दें। सिर्फ अपनी अकेडमी के नहीं, बाकी इदारों के भी टेस्ट को आप जॉइन करें। पास्ट पेपर्स लें, एंट्री टेस्ट के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें, क्योंकि एंट्री टेस्ट आपकी मेहनत से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ अपने अगर माइंड को ये बात ज़हन-नशीन करवा ली कि आई कैन, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप लोग कर गुज़रेंगे। और फिर मैं हमेशा कहता हूँ, बस पहली उड़ान मुश्किल, फिर कहाँ आसमान मुश्किल। हमारी सारी टीम की एफर्ट्स आप सब लोगों के साथ मौजूद है। हम आप लोगों के लिए कोशा है और इंशाअल्लाह हम लोग मिल के कामयाब हो सकते हैं। ये बुरे दिन भी टल जाएँगे और आप लोगों की मेहनत अगर आप लोग आज कर लेंगे, तो यकीन करें आप लोगों की ज़िंदगी सँवर जाएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों के कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी एंट्री टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन हैं, तो आप बिला झिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हर वक़्त आप लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद हूँगा। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।